नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के 16 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसके सभी शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों की। इससे पहले मैंने CHSL के 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 15 अप्रैल के सभी शिफ्ट के मैथ्स के प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगी, तो आप जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक सारे प्रीवियस ईयर ख़त्म कर दें। एटलीस्ट आपका जो अगस्त का महीना है उसमें आपको प्रीवियस ईयर में करने को कुछ ना रहे, यानी 19 और 20 के CGL, CHSL, CPO, फेजेट और IB के जितने पेपर हुए हैं सबका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक भी करवा रखा है, टॉपिक वाइज भी, चाहे CGL हो, चाहे CGL मेंस हो, चाहे CHSL हो, चाहे CPO, सब करवा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको होता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि रिप्लाई कर दूँ जितनी जल्दी हो पाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। PDF आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले शिफ्ट के पहले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 10%, 17% एंड 25%। आपको 10%, 17% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ कि X% और Y% का सक्सेसिव क्या होता है। तो आप कहेंगे X + Y माइनस XY/100। ये होता है आपका X और Y का सक्सेसिव डिस्काउंट का रिजल्टेंट। यानी X% और Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाएँ तो उनका रिजल्टेंट होता है X + Y माइनस XY/100। अब आपको 10, 17 और 25 दिया गया है, तो आप पहले 10 और 17 का रिजल्टेंट निकालिए। तो आपका कितना हो जाएगा? 10 + 17 माइनस 10 × 17/100 यानी कि 170/100 यानी कि 1.7। तो 27 माइनस 1.7 यानी 25.3% हो जाएगा। और 25.30 और 25 का निकालना है, यानी कि 25.3 + 25 माइनस 25.3 × 25/100 यानी 25.3/4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25.3 + 25 यानी 50.3। और इसमें से घटेगा क्या? 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 4 दूनी ये 6.325 घट जाएगा। 50 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 44 यानी कि 43.975 आएगा। 43.975 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा एक बार सॉल्व करके, ठीक है। तो आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए कि X और Y का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है X + Y माइनस XY/100, राइट। आपको मैंने DI के CPO के प्रश्न करवा दिए हैं। DI वाला प्रश्न इसमें जैसे नहीं करवा पा रहा हूँ, तो DI प्लेलिस्ट अपनी है, उसमें आपको CGL मेन, CHSL, इनके आपको DI के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सभी शिफ्ट में पूछे गए, तो उसी टाइप की DI आपके एग्जाम में आएगी, तो वो प्रैक्टिस जरूर करें। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स इज द 624 रुपीज ईच। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 24% ऑन फर्स्ट आइटम एंड लॉस ऑफ 24% ऑन सेकेंड आइटम। देन फाइंड द टोटल नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कहा गया कि 624 रुपये में प्रत्येक वस्तुओं को बेचा गया। दो वस्तुओं की बात की जा रही है। पहली को 24% फायदे पे बेचा गया, दूसरी को 24% नुकसान पे बेचा गया। तो आपसे कहा गया ओवरऑल प्रॉफिट या नुकसान क्या होगा। आपको ट्रिक पता होगी कि अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, यानी सेलिंग प्राइस पहले का अगर SP हो, दूसरे का भी SP हो, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि इस पहली को इतने पे लाभ पे और दूसरी को उतने ही प्रतिशत नुकसान पे बेचा जाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या नुकसान। तो आप पहली चीज़ जानो कि वहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा कितने परसेंट का? आप कहेंगे X²/100% का नुकसान होगा। ये फार्मूला होता है। ये कहाँ से आता है? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो X²/100% का नुकसान होगा। X की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? X यानी कि जितने प्रतिशत का फायदा है, नुकसान हो रहा है। यानी 24% का अगर फायदा हो रहा है पहली वस्तु को बेचने पे, दूसरी को 24% का नुकसान, यानी X की वैल्यू 24 हो गई। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और बटे 100, यानी कि कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 5.76% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये फार्मूला कि लॉस कितने का होगा? X²/100, जहाँ पे X क्या होता है कि कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचा गया। कहा गया एक पतंग है, यानी ये काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। कहा गया एक काइट है जो 138 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। ये 138 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। कहा गया द काइट कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि ये जो कॉर्ड है, यानी धागा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे थ्रेड कर लीजिएगा, ये 45 अंश का कोण बनाता है। तो आपसे कहा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है, यानी कि ये धागे का, यहाँ पे थ्रेड ही कर लीजिएगा कि थ्रेड की लंबाई बतानी है।
अब आप देखिएगा अगर ये 138 है तो ये भी 138 होगा, क्यों? क्योंकि एक कोण 45 अंश मिल गया, तो ये भी 45, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब ये 138 ये 138, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 138√2। √2 की वैल्यू भी अगर हो सकता है रखने को कहा जाए तो 1.414 पुट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके थ्रेड की लंबाई जो होगी वो 138√2 हो जाएगी। कहा गया इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड्स आर 4/5 टाइम्स ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस बोले तो कि इसका बेस अगर हम 5 माने, 5x मान लेते हैं, तो इसकी समान भुजाएं 4x हो जाएंगी, यानी दो भुजाएं बराबर हैं इसकी, राइट। कहा गई पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 91, तो आपको बेस निकालना है। पेरीमीटर कितना होता है? 4 + 5 + 4 यानी कि 13x आपका पेरीमीटर हो गया, जो कि 91 दिया गया है। 13x = 91 यानी x = 7, तो आपको बेस निकालने को कहा गया, तो यानी 5x बेस है, यानी 5 × 35 सेंटीमीटर आपका बेस हो जाएगा। दो प्रश्न बहुत ही आसान आए हुए थे। कहा गया 7a = 4b = 14 सी ABC का अनुपात। 7, 4 और 14 का एलसीएम ले लो, तो पहला प्रश्न मैं 5वां वाला कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 7a = 4b = 14 सी, राइट। अब इसका 7, 4 और 14 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 28, यानी हम मान लेते हैं ये 28 है, तो यहाँ से 7a = 28 तो a = 4, 4b = 28 तो b = 7, और 14c = 28 यानी c = 2, तो अनुपात ABC का कितना हो जाएगा? 4:7:2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी 6th, अगर x/y + 1 = 4, यानी हम कह सकते हैं कि ये दिया गया है x/y = 4 - 1 3, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। y² से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, तो x² / y² यहाँ पे मिलेगा, प्लस y² / y² यानी कि 1 मिल जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है x/y का होल स्क्वायर प्लस 1। x/y की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 10 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 41 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो सबसे पहले आपको जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? समकोण त्रिभुज। इसका कर्ण दिया गया 41, एक भुजा दी गई 9, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 40। आपको पता होगा 40 9 मिलके 41 ट्रिपलेट, 41 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपको पेरीमीटर कहा गया, तो पेरीमीटर 41 9 50 और 40 90 हो जाएगा, यानी पेरीमीटर 90 हो गया। और एरिया की बात की जाएगी तो हाफ इंटू बेस 40 इंटू हाइट यानी कि 9, तो 20 9 180 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया x - 3 = 1/2x, तो आपको x⁴ + 1/16 x⁴ निकालना है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि x - 1/2x = 3 दिया गया है, ठीक है। अब आपको पहले x² + 1/4x² करना है, यानी स्क्वायर कर देना है दोनों साइड का, तो हो जाएगा x² + 1/4x² - 2 × x × 1/2x = 3 का स्क्वायर 9, ये x कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि ये +1 हो जाएगा, यानी कि x² + 1/4x² की वैल्यू हो गई 10। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/16 x⁴ प्लस 2ab यानी कि 2 × x² × 1/4x² यानी कि 1/2 = 100, यानी कि यहाँ से हमारा जो निकालना था उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 - 1/2 यानी कि 99.5 हो जाएगा, ठीक है। 99.5 समझ आ गया, तो आपको बस ऐसे करना है। कहा गया कॉस्ट ऑफ 3 एग्जाम पैड्स एंड 2 पेंसिल्स इज 96। अब आप देखिए 3 एग्जाम पैड हैं और प्लस 2 पेंसिल है, इनका क्रय मूल्य जो है वो 96 रुपये, राइट। आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 एग्जाम पैड यानी कि 4 एग्जाम पैड और 3 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो 134 रुपये है। तो आपसे कहा गया आपको एक एग्जाम पैड और एक पेंसिल की कीमत, अब इसके लिए अलग अलग एग्जाम पैड और पेंसिल की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ से 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें और दोनों को घटा दें, तो 3 × 3 = 9 - 8 ही, यानी कि ई की वैल्यू आ जाएगी 96 कितना हो जाएगा? 100 × 300, उसमें से 12 घटा देंगे यानी कि 288 हो जाएगा, ठीक है, और -268 हो जाएगा, राइट, यानी ये 20 रुपये का हो जाएगा। एग्जाम पैड 20 रुपये का, अब यहाँ पे पुट कर लीजिए पहले इक्वेशन में, यानी कि 2p = आ जाएगा 96 - 20 × 60, यानी कि 2p = 36, यानी कि पेंसिल की वैल्यू हो गई 18 रुपये। अब पेंसिल 18 रुपये की हो गई, एग्जाम पैड 20 रुपये का, तो दोनों की कीमत 18 20 38 रुपये हो जाएगी। आप पुट करके एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर को। अगर हम p की जगह पे 18 रखें तो ये 36 मिल जाएगा और ये 20 मिल जाएगा, 96 हो जाएगा। कहा गया व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द रिमाइंडर इज 3। कहा गया 15 से डिवाइड करते हैं शेषफल 3 मिलता है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो कहा गया किसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पे शेषफल 3 मिलता है। सबसे छोटी संख्या की बात करूँ तो 3 ही हो जाएगा, लेकिन आप मानिए कि 15 3 18 सबसे छोटी संख्या है जो 15 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देती है। अब कहा गया व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 को 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से, शेषफल कितना आएगा? 4।
कहा गया द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 32 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायमीटर दिया गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी 16, इसकी आधी। हाइट कितनी दी गई 9, h बराबर दिया गया 9। तो आपसे कहा क्या गया, कहा गया इफ इट इज मेल्टेड एंड मेड अ स्फीयर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कहा गया इसको पिघला के एक स्फीयर बनाया जाता है। अब अगर स्फीयर बनाया जाएगा तो दोनों की क्या चीज़ें बराबर होंगी, वॉल्यूम। तो इस सबसे पहले सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुड़े आर स्क्वायर यानी 16 गुड़े एच 9। ये बराबर हो जाएगा एक ऐसा गोला जिसकी रेडियस हम आर मान ले रहे हैं यानी 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आयतन निश्चित है, यानी कि उसी वस्तु को पिघला के अगर दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, दोनों का कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो 3 तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो गया 16 गुड़े 16 गुड़े 9 यहाँ 27/4। जो 4 इससे कटेगा ये 4 दे देगा, यानी ये बराबर आर क्यूब आ गया। यानी आर क्यूब बराबर 64 गुड़े 27, यानी यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 4 गुड़े 3 यानी कि 12। देखो 64 गुड़े 27 आपका कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। यानी कि आपको सीधे सीधे कह दिया गया आर बराबर 12, यही निकालना था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा रेडियस ऑफ ए व्हील इज 42 सेंटीमीटर, यानी कि एक पहिया है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा गया इफ द व्हील टर्न्स 40 टाइम्स इन 25 सेकंड्स, यानी कि जो व्हील है यानी कि जो पहिया है वो 40 बार घूमती है 25 सेकंड में। 25 सेकंड में कितनी बार घूमती है, 40 बार। यानी एक सेकंड में कितना घूमेगी, 40/25 बार। और आपको पता है कि एक बार घूमने पे वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 40/25 बार घूमने पे 40/25 गुड़े 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये एक सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी 8/5 गुड़े 2 पाई आर यानी कि 2 गुड़े 22/7 और गुड़े आर की वैल्यू कितनी है 42। 7 से काट देंगे 7 छक 42, यानी ये हो गया 8/5 गुड़े 12 गुड़े 22। इतना सेकंड मतलब एक सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल करती है, यानी उसकी स्पीड आ गई 8/5 गुड़े 12 गुड़े 22 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, अब होता है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और ऐसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए बराबर 60 अंश पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर 60 अंश, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी लिखा हो 4 गुड़े 1/2 का क्यूब यानी 1/8 माइनस 3 गुड़े 1/2 यानी 3/2। ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 3/2 यानी कि -2/2, यानी आपका आंसर कितना हो गया -1। कहा गया 5450 रुपये 8175 रुपये हो जाते हैं 12.5% अगर साल की ब्याज दर हो साधारण ब्याज पे, तो आपको बताना है कि कितना टाइम में हुए होंगे। देखो कितना बढ़ा, आप कहीं घटा लीजिए तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81 में से 54 घटेगा 27, यानी 2725 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने पे, 5450 पे। ये कितना परसेंट है इसका, 50%, यानी 50% ब्याज मिलता है। एक साल में 12.5%, तो 50% होने के लिए 4 साल का समय लगेगा, यानी आपका कितना समय लग रहा है 4 साल का। यह प्रश्न देखिएगा, कहा गया sin 33 cos 57 प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। अब देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ऐसे कॉस ए इंटू सेक ए ये भी 1 होता है, यानी आपका ऊपर लिखा हो 2 प्लस। देखो अगर मैं sin 33 को sin 33 रहने दूँ, cos 57 को मैं cos 90 माइनस 33 लिखूँ, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी ये हो जाएगा sin 33 इंटू sin 33, यानी sin स्क्वायर 33 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे sin 57 को मैं cos में चेंज करूँ तो ये लिख जाएगा sin 90 माइनस 33, यानी कि ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 33, और cos 33 ऑलरेडी, यानी ये cos स्क्वायर 33 हो जाएगा डिवाइडेड बाई tan a इंटू tan b 1 कब होता है, जब a और b का सम 90 अंश हो। तो देखो tan 15 tan 75, 15 75 90, यानी कि ये 1 हो गया। tan 35 tan 55, इसकी वैल्यू 35 55 90 हो गया, यानी इसकी वैल्यू भी 1 होगी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है, √3। अब देखिएगा आपका 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई √3, तो 3/√3 कितना हो जाएगा, √3 आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी मैं सॉल्व करके देखो, ये यहाँ पे बट्टे लगा हो, बड़ा वाला बट्टे, यानी कि ये चीज़ें हर हैं, ये चीज़ अंश है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। अब ये लिखा हुआ 87 प्लस 2/3 गुना ऑफ 115, 3 से काटोगे तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो आप ऐसे लिखे रहो 2/3 ऑफ 115 होगा 5 2 7, ये 105 मान लो रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, 35 दूना 70 हो गया डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 90 में 6 से डिवाइड होगा 15, 15 किस में से घटेगा 90 में से, तो ये आपका दे देगा 75, 75 2/3 में गुणा होगा तो कितना दे देगा
25 दूना 50 यानी माइनस का 50, और 25 में से 50 घटेगा कितना हो जाएगा -25, यानी ये -25 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा -157/25। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है 105। तो हमने कहा 87 प्लस ये 35 दूना 70 यानी -157 हुआ ऊपर, और नीचे 25 माइनस यहाँ पे पहले 15 हो जाएगा, 15 90 में से घटेगा तो ये 75 हो जाएगा पूरा। 75 का 2/3 में गुणा होगा यानी कि 50 हो जाएगा। 25 - 50 -25 यानी माइनस ऊपर चला जाएगा। कहा गया ये स्टूडेंट गोज 30 किलोमीटर इन 2 hours 48 minutes. 18 किलोमीटर ऑफ रोड इज लेवल्ड. ही गोज देयर विद एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर. रिमेनिंग ट्रैक इज अपहिल. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट एट अपहिल ट्रैक. देखिएगा कहा गया 30 किलोमीटर 2 घंटे 48 मिनट में जाता है, ठीक है। कहा गया 18 किलोमीटर को वो 15 की स्पीड से आता है, तो 18 किलोमीटर अगर वो 15 की स्पीड जाएगा तो बची दूरी कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। 18 वो जा चुका है, और 18 को जाने में 15 की स्पीड से कितना समय लगेगा 18/15 यानी कि 1.2। अरे देखो 18/15 का मतलब हो गया 6/5 घंटे का समय लगता है, यानी 6/5 घंटे वो ले चुका है। यानी अभी उसके पास बचा कितना है 2 सही 4/5 घंटे उसके पास थे। 2 सही 4/5 घंटे उसके पास थे। अरे 2 घंटे 48 मिनट मतलब 2 सही 4/5 घंटे, यानी 14/5 घंटे उसके पास थे। 6/5 घंटे वो ऑलरेडी ले चुका है, यानी बचा कितना है 8/5 घंटे। 8/5 घंटे। अब अगर 12 किलोमीटर को 8/5 घंटे में जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 12/8 × 5 यानी 60/8 यानी 7.5 की स्पीड से गया होगा। कितने की स्पीड से 7.5 की स्पीड से। तो 7.5 की स्पीड से 12 जाएगा तो कितना आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 12 अगर 7.5 की स्पीड से जाएगा तो आपको पता है कि 24/15 यानी कि 8/5 घंटे का समय यहाँ लगेगा। और यहाँ पे देखिए वो ऑलरेडी कितने घंटे का समय ले चुका है, अरे 18/15 समय इधर ले चुका है, यानी कि 18/15 यानी 6/5 घंटे का और समय ले चुका है, यानी कि ये टोटल 14/5 घंटे लेगा। 14/5 घंटे हो जाएगा 2 सही 4/5 घंटे यानी 2 घंटे 48 मिनट। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। कहा गया एक आदमी का जो खर्चा है वो 35% है उसकी आय का। कहा गया अगर उसकी इनकम में 30% की बढ़ोतरी होती है और खर्चा 0% चेंज होता है तो आपकी सेविंग्स कितनी चेंज हो जाएंगी। मान लो वो 100 कमाता था तो 35 खर्चा करता था, अभी वो 130 कमाने लगा तो भी खर्चा उतना ही है यानी 35 रुपये का। यानी अब बचाता कितना है 95। पहले कितने बचाता था 100 - 35 65, यानी बढ़ा कितना 30। 30 65 का कितना परसेंट है 30/65 × 100 कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 6 5 6 30 5 13 65 यानी कि ये हो जाएगा 600/13 यानी 13 चौको 52, और ये आपका 8 80 13 6 78 और ये 2 20 13 1 46.1% का उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा कहा गया 475AB इज डिविजिबल बाई 5 8 एंड 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A + B। देखिएगा अगर सबसे पहले 5 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो आपको पता होना चाहिए कि 4 7 5 A, B की जगह पे या तो 0 आएगा या तो 5, या तो 0 आएगा या तो 5। हम मान लेते हैं B की जगह पे 0 आ रहा है, B की जगह पे 0 आ रहा है, ठीक। एक संख्या हमारी ये बन जाएगी, और जब 5 आएगा तो 4 7 5 A 5 ये दूसरी संख्या बन जाएगी। अब देखिएगा इस संख्या को अगर हमें 8 से काटना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 8 से कटेगी तो ये संख्या सम होगी, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वो सम हो ही नहीं सकती, यानी ये वाली संख्या नहीं होगी, यानी कि B की वैल्यू तो आपकी 0 आएगी, डेफिनेट हो गया। अब A की वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू निकालने के लिए 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो 9 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, यानी 4 7 11 5 16 प्लस A इसके सम ऑफ डिजिट है, और ये 9 से कटना चाहिए, यानी ये मिनिमम 18 हो सकता है, यानी 16 + A = 18, यानी A बराबर हो गया 2। अब A की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे पुट कर दो 10 दूना 20 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट 1 खत्म हुई, शिफ्ट 2 पे आते हैं। लगे x + 1/x = 7 तो x³ + 1/x³ आपको पता होगा x + 1/x अगर k हो तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3k। k की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब 343 में से 21 घटेगा 322 आ जाएगा, तो ये आपका खुद करना है। दूसरा देखिए कहा गया A और B का अनुपात B और C का अनुपात दिया गया, तो A B C का अनुपात, ये भी बहुत सड़ा हुआ प्रश्न है। A B और C की बात की गई है, A और B 5 और 3 है, ये 4 और 3 है, यहाँ पे 3 खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है जहाँ पे 4 का कब्जा। 5 चौको 20 3 चौको 12 3 3 9, यही आपका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। कहा गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होना चाहिए, यानी PQRS अगर है तो कोण P + कोण R 180 अंश होगा, और कोण Q + कोण S भी 180 अंश होगा, राइट। अब आपको दिया क्या गया, कहा गया P जो है वो R का 4 गुना है, यानी P = 4R, और कहा गया Q जो है वो 3 गुना है S का, यानी Q = 3S।
तो आपको बताना है पी और आर का सम क्या होगा। तो पी और आर का सम वैसे भी 180 अंश होना है। देखो पी और आर का सम वैसे भी 180 होना है, क्योंकि पी क्यू आर एस जो है आपका वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बात खत्म हो गया, इसको निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज इज 222। 12 का क्रय मूल्य है 222, यानी एक का हो गया 222/12, राइट। कहा गया एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज 225, ठीक है। अगर प्रॉफिट इज 20%, अगर 20% का प्रॉफिट लेना है यानी कि इसके 5/6 पे बेचना पड़ेगा, यानी एक आम का विक्रय मूल्य इतना होगा तभी 20% का प्रॉफिट होगा। और कहा गया 15 आम ऐसे हैं, यानी 15, तो 5 से ये कट गया, 5 3 15 हो गया, 6 से कटा 2, 2 से 222 कटा 111, 111 गुणे 3 333। 333 रुपये में अगर हम 15 आम बेच दें तो 20% का प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं समझ आया ये क्यों दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंस्टॉलमेंट का है। कहा द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज 75,869 रुपीज़। 60,000 का कैश पेमेंट कर दिया जाता है, यानी कि जब लिया गया तभी पे कर दिया गया, और जो बचा हुआ रुपया है वो 3 बराबर किस्तों में पे करना है हमें। तो कहा गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो आपको एक एक इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी पड़ेगी, यही आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा क्या ही करना होता है। आपको सबसे पहले ये पता है कि 75,869 में से 60,000 रुपये उसने पे कर दिए, यानी पे कितना करना है, अब पे करना है 15,869 रुपये। ठीक है, अब इसकी मैं सीधे ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम इतना नज़दीक है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक सीखना है तो बेसिक पहले मैं बेसिक सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 15,869 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, आपको पता है अगर 10% ब्याज दर है तो एक साल में ये रुपया इसका 1.1 गुना हो जाएगा। उसमें से मान लो कि एक इंस्टॉलमेंट X रुपये की, तो X रुपये पे कर दिए गए। अब बचा रुपया इतना है। अब अगले साल इस पर 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 1.1 गुना इसका हो जाएगा। फिर उसमें अगले साल दूसरी इंस्टॉलमेंट X रुपये की दे दी गई, यानी अब इतना रुपया बचा। फिर अगले साल इस पर 10% ब्याज लगेगा, यानी कि ये 1.1 गुना हो जाएगा। और फिर ये जो होगा वो X के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब तीसरी इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो भी X रुपये की है, यानी इतने रुपये पे 1.1 गुना, यानी कि 10% ब्याज के साथ ये हम पे कर देते हैं, जो कि तीसरी इंस्टॉलमेंट हो। आपको पता है सारी इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी तीसरी इंस्टॉलमेंट भी X रुपये की हो जाएगी। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, यानी आप देखिए ये हो गया 15,869 गुणे 1.1, और ये 1.1 गुणा हो जाएगा, यानी 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1.1 गुणे X, और ये माइनस X लिखा हुआ है। ठीक है, 1.1 X माइनस X, और ये ब्रैकेट में 1.1 का और गुणा है, ये बराबर X हो गया। हमने 1.1 का ये वाले गुणा कर लिया, फिर 1.1 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 15,869 और गुणे 1.1 का होल क्यूब माइनस 1.1 का होल स्क्वायर इंटू X माइनस 1.1X बराबर X। अब सबको X वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले आओगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 15,869 गुणे 1.1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा X प्लस 1.1X प्लस 1.1 का होल स्क्वायर इंटू X, राइट। यानी कि हम अगर यहाँ से X कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 15,869 गुणे 1.1 का होल क्यूब बटे में आ जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 और प्लस 1, यही तो हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से सीखने को मिल गया कि अगर हमसे इंस्टॉलमेंट पूछा जाए तो जितना रुपया देना है उतना गुणे ये कितना 1.1 मतलब कि 100 पे कितने का ब्याज लगा, 10% का, यानी ये 110 लिख लें अगर इसको 110/100 हो जाएगा, और अपॉन 110/100 का होल स्क्वायर प्लस 110/100 प्लस 1, यही हो जाएगा। यानी आप सीधे आप कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट आई बराबर हो जाएगी 15,869 और गुणे कितना ब्याज लग रहा है 10%, यानी अगर 1 रुपये पे लगता तो 1.1 गुना हो जाता, और ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट है यानी कि गुणे 3 पावर में मतलब 3 हो जाएगा, और बटे 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21 प्लस 1.1 और प्लस 1 यानी कि 2.1, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,869 गुणे 1.1 का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1.21 प्लस 2.1 यानी कि 3.31 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हमें जो किस्त पे करनी है वो कैसे पे करनी है, जितना रुपया पे करना है उतना गुणे, अगर हम 10% ब्याज दे रहे हैं 3 किस्त है, एक साल में 1.1 रुपये हो जाएगा, 3 साल में इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 बार इस पर ब्याज लगा, और बटे 1.1 जितनी इंस्टॉलमेंट है उससे एक कम, यानी कि 1.1 3 इंस्टॉलमेंट है तो 2 एक बार पावर, फिर इससे एक कम 1 पावर हो जाएगी और प्लस 1 हो जाएगा।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ट्रिक निकाल ली और बेसिक भी सीख लिया और आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डेटा हो सकता है गलत हो, ये जो डाटा दिया गया 75,869 ये हो सकता है गलत हो, ठीक है, लेकिन ट्रिक आपको समझ में आ गया। ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कर लेंगे। आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप खुद से प्रयास नहीं कर रहे, तो आप लोग कैलकुलेशन वगैरह खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। बाकी मैं कैलकुलेशन करवा के बता भी दूंगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, बाकी आप लोग खुद से भी करें। मैं मेथड सिखाने आया हूँ यहाँ पे, और कैलकुलेशन स्पीड जहाँ पे मुझे लगेगा कि करवाना चाहिए, वीडियो बहुत लंबी नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने कई जगह कैलकुलेशन खुद से नहीं की। The sides of a triangle are 96, 110 and 176. Its area is equal to area of a rectangle whose side is in the ratio of 2:3. Then find the perimeter of the rectangle. एक ट्राइंगल दिया गया जिसकी एरिया जो है वो एक रेक्टेंगल की एरिया के बराबर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो आपको बताना है कि जो रेक्टेंगल है उसका परिमाप क्या होगा। आप सबसे पहले ट्राइंगल की एरिया निकालने जाओ तो ट्राइंगल की एरिया बराबर होती है अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, 96, 110, ये 206 और प्लस 176, 382 का आधा 191, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया 191 इंटू एस माइनस ए, यानी कि ये 95 हो जाएगा, इंटू एस माइनस बी यानी कि ये हो जाएगा 81, इंटू एस माइनस सी यानी कि ये हो जाएगा 15। और ये बराबर है, आपको पता है कि अगर लंबाई 2x माने चौड़ाई 3x तो दोनों का जो एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का 2x इंटू 3x यानी 6x स्क्वायर। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 191 गुड़े 95 गुड़े 81 गुड़े 15 और बटे अंडर रूट के अंदर इसको भेजेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। आपको पेरीमीटर निकालना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2x और 3x हो, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई यानी 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3x यानी कि 5x, तो 2 टाइम्स ऑफ 5x यानी कि 10x आपको वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इतनी आ गई तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। आप सबसे पहले सॉल्व कर लो, तो 9 से काटोगे 4 आएगा, 9 से काटोगे 9 हो जाएगा, 4 और कुछ बच रहा है यानी आपका यहाँ पे ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी 3/2 ये बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 3/2 हो गया। 2 से ये कटेगा 5 यानी 5 या 15, 15 अंडर रूट में ये कितना बच रहा है, 191 गुड़े 95 गुड़े 15, 191 गुड़े 95 गुड़े 15 यही तो बच रहा है। अब 15 से 5 और 95 से 5 ये भी बाहर आ जाएगा, यानी 15 × 5 = 75 अंडर रूट में बच जाएगा। यहाँ पे 19, यहाँ पे 3 यानी 19 × 57 और गुड़े 191 बचेगा, ठीक है। यानी आपका यही एरिया हो जाएगा। अब इसका गुणा करके आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब यही पेरीमीटर हो जाएगा। कहा गया कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 300 है, उसको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 5% और x% का देते हैं और इसकी वैल्यू 177.85 हो जाती है। x की वैल्यू बतानी। देखो 300 पे 20% का डिस्काउंट देंगे तो 60 रुपये का डिस्काउंट यानी 240 की बचेगी। 240 पे फिर 5% का डिस्काउंट देंगे यानी कि 12 रुपये का फिर डिस्काउंट देंगे तो ये 228 की बचेगी वस्तु, और x% का फिर डिस्काउंट देंगे यानी 100 - x बटे 100 की बचेगी, जो कि बराबर हो गया 177.85 की। ये इधर जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यानी आपका यहाँ से 100 - x बराबर हो गया 17,785 बटे 228, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे 57 हो जाएगा, यानी 19 से कटेगा, ये 19 से काटेंगे, 19 × 19 और ये आपका कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 19 से काटोगे तो 19 9 171, 6 68, 19 3 57, 11 115, 19 6 114, ठीक है। 12 से काट दीजिए, 12 8 96, 12 7 84 और ये 12 7 84 हो गया और ये कितना हो गया 12 7 84 और 9 12 8 96, यानी कि 100 - x बराबर 78 यानी x बराबर 22% के अराउंड आ जाएगा, 22% के अराउंड आ जाएगा। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 228 का 22%, आपको पता है 228 का 20% कितना हो जाएगा 45.6 हो जाएगा, 45.6 और ये 4.56 और जोड़ दो, 4.56 और जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 45 4 49 एक 50 पॉइंट कितना हो जाएगा 50.16 और 50.16 इससे कम तो ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 176.84 के आसपास आ जाएगा, 177.84 के आसपास आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 177.85। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि 40 लीटर दूध है किसी कंटेनर में, उसका 1/4 हिस्सा निकाला जाता है और उतना पानी ऐड कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है 50% जो मिक्सचर बना था उसका 50% निकाला जाता है और उतना ही पानी ऐड कर दिया जाता है। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। ध्यान से देखिएगा,
आप मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, मिल्क लिखिए वाटर। मिल्क पहले 40 लीटर था और वाटर 0 लीटर, क्योंकि वाटर था ही नहीं, केवल दूध था। अब कहा गया कि 10 लीटर निकाल लिया जाता है, 1/4 मतलब 10 लीटर निकाल लिया गया, यानी अभी मिल्क बचा 30 और वाटर हो गया 10। फिर कहा गया आधा निकाला जाता है, मिक्सचर अभी भी 40 है, उसका आधा निकलेगा, इसका मतलब 20 लीटर निकलेगा। तो 20 में 3:1 के अनुपात में मिल्क और वाटर निकलेगा, यानी कि 15 लीटर मिल्क होगा और 5 लीटर वाटर, यही 3:1 हो जाएगा 20 में। यानी अभी कितना बचा मिल्क, 30 में से 15 निकल जाएगा, यानी कि 15 लीटर। और वाटर कितना निकलेगा, 5 लीटर, यानी 10 में से 5 निकल जाएगा, यानी 5 लीटर बचेगा। अब आपको पता है, आपको ये ध्यान देना है, आपको ये पता चल गया कि भैया हमने जितना ये मिक्सचर निकाला था उतना हमने पानी ऐड कर दिया है, यानी हमने पानी कितना ऐड कर दिया है, 20 लीटर। यानी अब हमारे पास दूध बचा है 15 और वाटर बच गया है 5 + 20 यानी 25, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 3:5। या आप यहाँ पे पहुँचे थे, देखिएगा यहाँ पे हमने कहा 30 और 10 बचा, अब आधा हिस्सा निकाल लिया गया, आधा कहा गया 50%, यानी कि अब दूध भी आधा बचेगा और पानी भी आधा बचेगा, यानी 15 और 5 बचेगा। अब 15 और 5 में कहा गया 20 लीटर क्या ऐड कर दिया गया, पानी ऐड कर दिया गया, यानी 15:25 हो जाएगा, यानी 3:5 क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, वो सारी 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। कहा गया sin x = 12/13 देन फाइंड दिस वन। अब आपको पता है sin x 12/13 है, तो cos x कितना हो जाएगा, 5/13। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया sin² x + cos² x, यानी कि 1/2 sin x, यानी 2 × 12/13 इंटू cos x, यानी कि 5/13 इंटू cot² x कितना होता है, cos² x अपॉन sin² x, cos² x कितना हो जाएगा, अरे cot² x सीधे लिख लो, जब आपको sin x पता है तो cot x क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12, तो इसका स्क्वायर, राइट। यानी ये हो गया 13, तो ऊपर चला जाएगा, यानी 13 × 13 ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 × 12 × 5, यानी 10 × 12, और ऊपर कितना बचा है, 25/12 का स्क्वायर, यानी 5 से काट देना, 5 दूनी 10 बचेगा, 5 से 25 हो जाएगा, 13×3 = 69, 13×3 = 39 और 169, 5 845 हो गया, बटे 2 टाइम्स ऑफ 12 का क्यूब, यानी 1728 का 2 गुना, यानी 3456, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कहा गया 2 पॉइंट्स A and B आर ऑन ए सर्किल सच दैट देयर इज अ पॉइंट C ऑन द आर्क्स फाउंड बाय देम। कहा गया कि एक वृत्त है जिसमें A और B पे दो बिंदु हैं, ठीक है। और कहा गया A और B के बीच जो आर्क बनता है A और B से, उसके बीच बिंदु C है, ठीक है। कहा गया टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट D कर लीजिएगा। कहा गया एक बिंदु D से जो वृत्त के बाहर स्थित है, 2 स्पर्श रेखाएं A और B पे खींची जाती है, यानी कि आप मान लीजिएगा कि ये एक स्पर्श रेखा है और दूसरी वाली ये वाली है, ठीक है। ये हमारा बिंदु है डी, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये कहा गया है, और सी यहाँ कहीं पे मान लीजिए ये सी है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया ए डी सी जो कोण है वो आपका 25 अंश है, तो आपको निकालना है ए सी बी। सबसे पहले जो कोण निकालना है वो बताइए, ये वाला कोण आपको निकालना है, राइट। मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं पे ओ, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 90 अंश मिल जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको सही से ड्रा करिए कि ये मिल गया, यहाँ से सेंटर मिला दीजिए, सेंटर यहाँ कहीं पे मानिए ये ओ हो गया, और यहाँ से इसको मिलाइए, ये भी पेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। आपको ए डी सी कोण दिया गया है, ये वाला कोण 90 कितना 25 अंश, ये वाला कोण 25 अंश। आप मान लीजिए कि सी जो है वो ओ के ही लाइन में है, यानी ओ से मिलाने वाली रेखा के लाइन में, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तब तो प्रश्न बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि ये 25 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 65। अब ये 65 हो गया, आपको पता है कि ये 65 हो गया, तो आपको कौन सा कोण निकालना है, आपको निकालना है ए सी बी। तो ए सी बी निकल के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अरे ये देखो 65 है, ये भी सिमिलरली 65 हो जाएगा, ये दोनों 130। अब आपको पता है ये 130 हो गया तो ये 65 हो जाएगा, ये 65 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 - 65, यानी कि 115 अंश हो जाएगा। समझ आ गया, क्यों, देखो हमने क्या कहा कि भैया अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो गया, यानी पूरा 130, यानी कि जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण 130, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। और जो ए सी बी एम है वो सक्रिय चतुर्भुज बनेगा, यानी कोण सी प्लस कोण एम 180 अंश, यानी कि अगर ये 65 है तो ये 115 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे हमने क्या माना था, सी अगर लाइन में है, अगर सी लाइन में ना दिया गया होता तब क्या करते, तब देखो उसके लिए क्या कोई मेथड है या नहीं। देखो आप कहेंगे कि भैया ए और बी पे पहले वो ड्रॉ कर दो, ये हमने ड्रॉ कर दिया, एक ये और एक ये, ठीक है।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ये डी हो गया, और यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट सी है। एक मिनट, ये सी है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है ए, देखो ये मान लो सी इधर है, हमने एक बार इधर माना, एक बार मान लो सी इधर है, ठीक है। अब देखिएगा आपसे कहा गया यहाँ पे कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल सच दैट देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द आर्क्स फाउंड बाय देम, यानी कि ए और बी से जो आर्क बनता है इसके बीच में, तो दो आर्क बनते हैं, एक बड़ा वाला आर्क, एक छोटा वाला आर्क, ठीक है। तो अब हमें ये तो बताया नहीं गया कौन से वाले आर्क में है, तो हम एक बार मान सकते हैं कि सी इधर है, ठीक है, सी हमने मान लिया। अब आपको ए सी बी ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं ए वाला कोण निकालना है। आपको दिया गया ए डी सी, यानी ए डी सी ये वाला कोण दिया गया, ए डी सी ये वाला कोण आपको दिया गया 25 अंश। अब आपको ध्यान देना है, मान लो कि सेंटर यहाँ पे, अगर ये सेंटर वाली लाइन में हुआ तब आप कहेंगे यहाँ से मिला देंगे, ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब ये 65 हो गया तो आपको पता है ऐसे ये वाला भी 65 हो जाएगा, यानी कि तब ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसको सेंटर इसके लाइन में मानेंगे तभी निकलेगा, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आर्क के बीच में कहा गया है तो आप कोशिश करिएगा कि इसके बीच में लिया जाए, यानी छोटे वाले आर्क के बीच में लिया जाए। बड़े वाले आर्क पे ले लोगे तो आंसर बदल के कितना हो जाएगा, आंसर बदल के आपका 180 माइनस, यानी कि यहाँ पे अगर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65, और यहाँ पे लोगे तो 65 हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा आपको। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप छोटे वाले आर्क पे लोगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, और बड़े वाले आर्क पे लोगे, यहाँ पे पॉइंट को लोगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा फिर। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ये प्रश्न देखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न आपको दिखें तो आप पहले ऑप्शन पुटिंग पे ही जाएंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 में आपको सीधे काम करना है। अगर आप लग गए इनमें तो आपको एक चीज़ मान लीजिएगा, 2 से 3 मिनट खर्च करके आएंगे और बेकार हो जाएगा, आपसे होगा नहीं। तो आप वैल्यू पुटिंग से करिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको छोड़ ही देना है। आपको ध्यान रखना है कि देखो 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि कॉसेक 0 ये इनफाइनाइट कर देगा, यानी 0 हमें पुट नहीं करना है। 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि देखो कॉसेक 180 साइन 180 0 होता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। यानी हम 45 पुट नहीं कर सकते क्योंकि सेक स्क्वायर 90 ये भी खत्म हो जाएगा। 30 और 60 आप ट्राई करिएगा, अगर 30 और 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और कुछ टैक्टिक बैठ नहीं रही है तो इसको छोड़ना ही बेटर होगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न अगर आएँ तो वो ऑप्शन पुटिंग से करना है। अदरवाइज अगर अब मैंने बता दिया कि ये और ये नहीं पुट करना, 30 और 60 पुट करके देख रहे हैं, अगर बैठ रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। कमेंट में बताना, अदरवाइज अगली शिफ्ट में मैं करवा दूंगा ये प्रश्न सॉल्व, अगर आपको चाहिए ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 335, 2x5, x35, 3x 3x एंड 406 इज 411, देन फाइंड द एवरेज ऑफ दिस वन। अब आपको ध्यान से देखना है कि आपको अगर कोई संख्या 2x5 के फॉर्म में लिखी है तो इसका वैल्यू क्या होगी, 200 तो है ही, प्लस 10x प्लस 5, इस तरह से ऐसे ये 100x प्लस 35 ऐसे करके ये वैल्यूज हो जाएंगे। आपको बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसमें रख के एवरेज निकाल देना। अगर एवरेज 411 है कितनी संख्याओं का, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याओं का एवरेज अगर 411 तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20, 55। अब योग निकाल लो, ये 335 है। दूसरी वाली कितनी है, 2x5 यानी कि 200 प्लस 10x प्लस 5, राइट। तीसरी संख्या कितनी है, 100x प्लस 35। ये वाली संख्या कितनी है, 630 प्लस x, और एक संख्या और है 406। अब जोड़ दीजिए इन सबको, तो 5, 5, 10, 5, 15 और 6, 21 के 1 हासिलाएँ 2, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 8, 3, 11 के 1 हासिलाएँ 1, 4, 1, 5, 6, 11, 1, 12, 2, 14, 3, 17, यानी 1711 प्लस ये 10x है प्लस 100, 110x हो गया, और 1x 111x, ये बराबर हो गया 2055, यानी कि 111x बराबर हो गया 2055 माइनस 1711 यानी कि 344, राइट। यानी x बराबर समथिंग हो जाएगा। अब x बराबर हो गया, यहाँ से x बराबर, अब देखो 333 होता है, x बराबर 3, यानी x बराबर अप्रॉक्स 3 हो गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको x-1, x-3, x प्लस 3 और x प्लस 5 का एवरेज निकालना था। तो सबको जोड़िए, तो x-1, x-3, x प्लस 3 और x प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4, और इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से, यानी कि ये हो गया 4x प्लस 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे
तो x + 1 इनका एवरेज हो जाएगा और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उसमें वो 1 जोड़ देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, राइट। समझ आ गया ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे हालांकि डाटा कुछ गलत होगा, कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये डाटा गलत ना होता तो आपका आंसर यहाँ पे x = 3 मान लो आया होता तो ये 4 हो जाता, राइट। बेसिकली आपको मेथड सिखानी थी बस। कहा ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कंप्लीट अ वर्क इन 54 डेज। मान लीजिए x पर्सन्स है जो 54 डेज में करते हैं कोई कार्य। कहा गया इफ 15 पर्सन्स आर रिड्यूस्ड देन इट टेक्स 18 डेज मोर। अगर कहा गया कि 15 आदमी निकाल दिए जाएं यानी x से x - 15 कर दिए जाएं तो अभी दिनों की संख्या 18 दिन ज़्यादा लगती है। पहले कितनी लगती थी? 54। अभी कितनी लग रही है? 54 से 18 यानी 72 दिन। तो आपसे कहा गया देन हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द बिगिनिंग। 18 × 54, 18 × 4 = 72, यानी कि ये आपका हो गया 3x = 4x - 60 यानी x = 60 हो गया, x = 60 हो गया। ये प्रश्न देखिएगा, कहा x + y + z 4, xy yz zx 1, x³ + y³ + z³ इतना 2xyz निकाला। आपको पता होगा कि x³ + y³ + z³ यानी कि 34 - 3xyz बराबर होता है त्रिपाठी फार्मूला से x + y + z यानी 4 × x + y + z का होल स्क्वायर यानी कि 16 - 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx यानी कि 3, यानी यहाँ से हो गया 34 - 3xyz। त्रिपाठी फार्मूला याद है ना, बराबर 4 × 13 यानी कि 52, यानी कि 3xyz बराबर हो गया 34 - 52 यानी कि -18, यानी xyz बराबर कितना हो गया? -6, यानी कि 2xyz कितना हो गया? -12, राइट। त्रिपाठी फार्मूला क्या कहता है? त्रिपाठी फार्मूला बोलता है कि x³ + y³, देखो मैं लिख दे रहा हूँ x³ + y³ + z³ -3xyz ये बराबर होता है x + y + z ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x + y + z 4 टाइम्स ऑफ 16 - 3 यानी कि 13, 4 × 13 13 52 हो गया। इसकी वैल्यू 34 है यानी -3xyz बराबर 18 हो गया, यानी xyz -6 और आपको निकालना था 2xyz जो कि -12 हो गया। कहा गया एक ट्राइंगल है ABC, BC को D तक बढ़ाया जाता है। आप देखिएगा इस प्रकार से ये ABC आपका कोई ट्राइंगल है A, B एंड C, इसको D तक बढ़ाया जाता है। कहा गया B का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है और एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, B और C के एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? E पे मिलते हैं। ये मान लो ये वाला कोण जो है E पे मिलता है। एक मिनट में फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा फिगर बनाते हैं। ये आपका ये मान लीजिएगा कि हमारा ये है BC को हमने D तक बढ़ाया, ये B है, ये C है और ये आपका A है। आपका ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं E पे, ठीक है। तो आपसे कहा गया BEC जो दिया गया है ये 35 अंश है, तो आपको AB = AC दिया गया है। AB = AC यानी कि इसके सामने का कोण अगर थीटा है तो इसके सामने का कोण भी थीटा हो जाएगा। तो आपसे कहा गया ABC की वैल्यू बतानी है यानी थीटा की वैल्यू बतानी है। अब आप देखिएगा अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, या आप ये छोड़ो ना भाई, अगर ये थीटा है ये कितना है? 180 माइनस थीटा, और आपको पता है 180 माइनस थीटा अगर ये है तो इतना कोण कितना हो जाएगा? देखो कहने का मतलब समझो, आपको पता है ये थीटा हो गया, ये कितना है? ये हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा का आधा, 180 माइनस थीटा का कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ये वाला कोण 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर से देखो यार, देखो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ जो वो समझिएगा। ये कोण थीटा है, ये पूरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा इसका बाइसेक्टर, मतलब इसका एक्सटीरियर, इसका आधा है यानी ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा है तो ये पूरा 180 अंश होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ऐसे ये वाला भी 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया, तीनों कोणों का योग निकालो, 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 और प्लस 35 बराबर 180। 90 कट गया 180 से, यानी थीटा बराबर 35 डिग्री आ गया। थीटा बराबर 35 डिग्री आ गया, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला कोण कितना हो गया? 35 अंश, ठीक है। ABC आपका कितना हो गया? 35 अंश। कहा गया ये बोट कैन कवर 55 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। कहा गया 55 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 घंटे में,
यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 55/5 यानी 11, और डाउन स्ट्रीम 75 3 में यानी डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 75/3 यानी कि 25। अब आपसे कहा गया फाइंड इन हाउ मच टाइम इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी आपको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में और उसके बाद 96 में उससे डिवाइड कर दें। आपको पता होगा बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि हो जाएगा 25 + 11/2, ये तो हो जाएगा। अरे देखो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड होती है यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी बोट माइनस स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम क्या होती है बोट प्लस स्ट्रीम। ठीक है, अब आपको पता चल गया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी, यानी 36/2 यानी 18 हो गया बोट की स्पीड। अब 18 हो गया बोट की स्पीड, 96 किलोमीटर इनको जाना है तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 96/18, 96/18, 6 से काट देंगे 3, 6 से कटेगा 16, यानी 5 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा, 5 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द वैल्यू ऑफ बोथ बिकम इक्वल व्हेन 180 इज डिक्रीज्ड बाय x%, 60 इज इंक्रीज्ड बाय x%, देन हाउ मच मोर और लेस देन x% ऑफ 410 फ्रॉम x + 20% ऑफ 210। अगर 60 को x% बढ़ाएं या 180 को x% घटाएं, यानी कि 60 को x% बढ़ाएंगे तो 60 × 100 + x हो जाएगा और बाई 100, और 180 को x% घटाएंगे यानी 180 × 100 - x बाई 100, ये तो हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि कट गया 60 से 3 कट गया, यानी आपका हो गया 100 + x बराबर 300 - 3x, यानी ये 4x बराबर 200, यानी x बराबर 50 हो गया। अब x बराबर 50 हो गया तो आपसे कहा गया कि 410 का 50% यानी कि 205, x + 20% ऑफ 210, x + 20 यानी 70% ऑफ 210, 147 से कहा गया कितना ज़्यादा है, 205 147 से कितना ज़्यादा है, आप घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा, ये 58 आ जाएगा, यानी 58 ज़्यादा है। समझ आ गया। आपने कहा कि भैया ये x की वैल्यू कितनी आई 50, x की वैल्यू 50 हो गई तो आपसे कहा गया 50% ऑफ 410 यानी कि 205, 70% ऑफ 210 से यानी 147 से कितना कम या ज़्यादा घटा लो तो आपका 58 आ जाएगा। अब हम शिफ्ट 3 पे आ चुके हैं और शिफ्ट 3 के कुछ प्रश्न गलत हैं एकदम, जहाँ से मैंने उठाया वहाँ पे गलत ही दिए गए थे, हालांकि मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या 4 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन वाज 11:13, यानी कि पहले की आयु 11x अगर माने तो दूसरे की आयु 13x है, 4 साल पहले, तो यानी अभी में 11x + 4 13x + 4 हो जाएगी। कहा गया 8 साल बाद इनकी भाई साहब की आयु कितनी हो जाएगी 11x + 12, और इनकी आयु कितनी हो जाएगी 13x + 12। कहा गया इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 7:5 हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये जानो कि जिसकी आयु ज़्यादा रही होगी उसकी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों में 12-12 की वृद्धि हुई है, तो अनुपात 7 तो हो ही नहीं सकती। देखो 7 यहाँ 5 से बड़ा है जो कि इसका अनुपात है, तो ये बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यही प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि 7:5 पे आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये 55x + 60 ये 91x + 84 देगा, यानी x की वैल्यू निगेटिव, और x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो आयु दोनों की निगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया होगा। ये प्रश्न देखिएगा, इसमें भी कुछ डाटा मिसिंग है। कहा द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3 ईयर्स इन 3 ईयर्स इज 1280। कहा गया कुछ धन है, मान लो प्रिंसिपल पी रहा हो, मूलधन पी रहा हो, उस पर 8% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 1280 है। ठीक है, अब कहा गया देन व्हाट इज द इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर्स एट द सेम अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कि अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है रेट और हाफ ईयरली लगाना है तो रेट कितना हो जाएगा एक्चुअल 5%। अब आपको पता है प्रिंसिपल पी है, रेट आपको 5% दिया गया, यानी 1 + 5/100 यानी कि 1 + 1/20, ओके, पावर 3, 1.5 साल में 3 छमाही होंगे, ये तो आपका बन जाएगा टोटल अमाउंट। इसमें से पी अगर घटा देंगे यानी आपका हो जाएगा p × 21/20 का क्यूब, यानी p × 9261/8000, यानी p × 1261/8000, इतना ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको ना p पता है, अगर p यहाँ से पता है, अगर r दे दिया जाता तो यहाँ से हम p निकाल लेते, या p ही दे दिया गया होता तो यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लो, ये सही है, कोई प्रश्न तो सही मिला। कहा गया tan θ 5 के sec θ 5 के, तो आपको ये निकाला। अब देखो सबसे पहले देखो sec² θ - tan² θ क्या होता है, ऐसा प्रश्न दिखेगा आपको प्रश्न एग्जाम में किसी ना किसी पेपर में। तो sec² θ - tan² θ 1 होता है। sec θ कितना है 5/k² यानी 25/k² हो गया, - tan² θ 25k², ये बराबर आ गया 1। अगर 25 कॉमन ले लें माइनस का तो ये कितना हो जाएगा, -25 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा k²। ठीक है, और ये कितना बचेगा, या -25 कॉमन लेके बता रहा हूँ, -25 कॉमन लोगे तो बचेगा k² - 1/k²,
ये बराबर हो जाएगा 1। आपको निकालना है यहाँ से, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/25। 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × -1/25 यानी -2/5, राइट। कहा गया साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, यानी कि ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल। कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइज 3.6, बड़ी और छोटे के बीच अनुपात का अंतर निकालो। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 बराबर दिया गया 3.6, यानी 1 बराबर हो गया 1.8, यानी भुजाएं हो गई 5.4, 7.2 और 9, ठीक है। तो कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको एरिया निकालना है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हो जाएगा 2.7 × 7.2, 27 दूना 54, 27 सत्ते कितना हो जाएगा 169, 189, सॉरी 27 सत्ते 7 7 49 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 27 दूना 54, 189 5 194, ये आपका कुछ 19.44 के आसपास आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप एक बार सॉल्व करके, तो 19.44 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते थे हाफ इंटू 3x इंटू 4x, यानी 12x² का आधा, यानी 6x² और 6 इंटू x², यानी 1.8 × 1.8 18 ट्रेम 324, यानी 3.24 गुणा करोगे तो 19.44 आ जाएगा। कहा गया ये सर्किल विद सेंटर O हैज़ अ कॉर्ड AB, O सेंटर है, इसकी कॉर्ड AB है, ठीक है। बहुत गलत प्रश्न इस बार इसमें उठाए गए हैं, पता नहीं कैसा पेपर था, जहाँ से मैंने उठाया वहाँ पे गलत थे, मैंने वही प्रिंट कर दिया, तो इस वजह से मेरे भी गलत हो गए। हालांकि कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इफ़ P इज़ अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एंड APB जो है वो 112 अंश का है। मान लो कि यहाँ पे P कोई पॉइंट है, ये APB आपका 112 अंश का है, ये 112 अंश है, तो आपको OAB निकालना है। अब देखो अगर ये 112 अंश का है तो आपको पता है अगर यहाँ से केंद्र पे बनेगा तो ये 224 अंश का बनेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 224 नहीं बनेगा। इसका मतलब जो ये हमारा कोण बन रहा है ये इधर बन रहा है, यानी यहाँ कहीं पे है APB, ये 112 अंश है। अगर ये 112 अंश है तो आपको पता चल गया कि अगर हम यहाँ पे M बनाएं तो ये जो AMBP है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो M और P का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। यानी आपको पता होगा कि अगर 112 अंश है, यानी 90 से बड़ा एंगल हमें दिया गया है, तो आप उसी खंड में बनाएंगे जिस खंड में वो जीवा है, यानी छोटे वाले खंड में है तो छोटे वाले खंड में, बड़े वाले खंड में है तो बड़े वाले खंड, यानी P को हमें इस साइड में लेना। ये हो गया 112, तो ये कितना हो जाएगा 68। अगर ये 68 हो गया तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68 का दूना यानी 136। तो अगर 136 हो गया तो ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, समझ आ गया। ये वैल्यू देख लो, वैल्यू निकालनी, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 प्लस cos 20 और प्लस cos 70। आपको पता है cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर भी 1 होता है, अगर a प्लस b 90 होता है, यानी ये 1 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो ये हो गया 3/4 धन 1 और प्लस 1/4, यानी कि 1 + 1 2 हो गया, 3/4 और 1 हो गया, और मतलब 3/4 और 1/4 1 हो गया, और 1 और 2 हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b = 1 अगर a और b का योग 90 अंश हो। सिमिलरली sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर b = 1 अगर a और b का योग 90 अंश हो। ये प्रश्न देखो, कहा कि ये क्यूब ऑफ साइड 4.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए वायर इफ रेडियस ऑफ वायर इज 2.2 mm, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब आपको मैं ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिर समझा दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है क्योंकि आप लोग खुद कर नहीं रहे हो। आपको देखो ये पता होगा कि एक क्यूब है जिसकी साइड इतनी है, साइड इतनी है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a का क्यूब, यानी कि 4.4 का क्यूब। अब इसको पिघला के अगर एक वायर बनाया जाता है, वायर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सिलेंडर के फॉर्म में बनाया जाता है, और सिलेंडर के फॉर्म में अगर बनाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h। अब आपको पता है क्यूब को पिघला के बनाया गया, यानी इन दोनों का क्या कांस्टेंट होगा वॉल्यूम, यानी कि जो V1 होगा वो बराबर होगा V2 के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे R की वैल्यू दी गई है 2 mm, तो आपको यहाँ से h जो होगी यही तार की ऊंचाई कहें या तार की लंबाई, ये आपको निकालना है। आपको पाई की वैल्यू 22/7 पता है, R पता है, h आपको V1 बराबर V2 कर देना, 4.4 का क्यूब बराबर 22/7 गुणे एक, मतलब रेडियस दी गई है 2 mm का स्क्वायर इंटू हाइट। आपको अब mm को सेंटीमीटर में बदल के आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है खुद, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कराने लायक है वही कराऊंगा। प्रश्न देखो, कहा गया ए कोई कार्य 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 8 दिन में। 4 6 8, बी 6 और सी 8 दिन में। कहा गया तीनों एक साथ। अब देखो 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये करेगा 6, ये करेगा 4 और ये करेगा 3, तो 6 4 10 3 13 24 करना है। अब आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा कितना दिन लगेगा।
ये प्रश्न देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया, एक्स माइनस वाई दिया गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना। आपको एक्स माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला बता दूं, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, यही होता है। ठीक है, सॉरी प्लस 3xy, प्लस 3xy ये होता है। ठीक है, या ये कहें या ये होता है, ये त्रिपाठी फार्मूला है ऊपर वाला, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आपको देखो, एक्स माइनस वाई पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, लेकिन एक्स वाई नहीं पता है। ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दो तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 45 प्लस 2xy, प्लस मिलेगा माइनस, माइनस है तो माइनस मिलेगा यानी माइनस 2xy। ये बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 25, यानी कि 2xy बराबर 20, यानी xy बराबर 10। अब पुट कर दो, यानी x माइनस वाई 5 इंटू 45 प्लस 10, यानी 45 10 55 का 5 गुना 275। प्रश्न देखो, सिंपल सा प्रश्न है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 250 दिया गया, तो आपको पता है ये 250 हो गया, बराबर आपको पता है ये फार्मूला त्रिपाठी फार्मूला क्या कहता है, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 10 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको एक्स मान लेते हैं यानी 3x, 10 से कटे गए 25 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 75, यानी x बराबर 25, x बराबर 25 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 25, इसका 1/5 हिस्सा पूछा गया था यानी 5। तो त्रिपाठी फार्मूला याद है, तो ये प्रश्न चुटकियों में होगा। कहा गया ए जो है 25% कम है बी से और सी जो है 25% कम है ए और बी के सम से। प्रश्न देखिएगा, ए जो है बी से 25% कम है, यानी बी 4 है तो ए 3 है, और कहा गया सी जो है वो ए और बी के सम से 30 और 40 मान लो, तो ये इसका सम कितना हो जाएगा 70, 70 से 25% या 30-40 ना करके 60 और 80 कर लो, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, 20 से गुणा कर दिया गया। अब कहा गया जो सी है वो ए और बी के सम, ए और बी का सम कितना हो गया 140, 140 से 25% कम है, यानी इसका 75%, यानी 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा 105, यानी सी 105 है। तो कहा गया कि सी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, सी ए से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे ए है 60, सी है 105, यानी 45 ज़्यादा है, तो प्रतिशत में 60-45 का मतलब 45-60 का कितना परसेंट हो जाएगा 75%। सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना, ऑफ लिखा है तो 3 कट गया, 11/4 हो गया, माइनस 1/4 10, सॉरी माइनस 4 कट जाएगा, 1/3 बचा हुआ है, इसको डिवाइड करना है, 1/4 में 3/2 से डिवाइड करना है, यानी 1/4 गुणे 2/3 हो गया, और प्लस 3/2 है, यानी कि ये प्लस में 3/2 है। अच्छा नहीं, हाँ प्लस में, यहाँ पे देखिए प्लस में 3/2 है, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, यानी सॉल्व करोगे 33 - 4 29/12 बटे 1/6, यानी 6 से 12 कटेगा 2 प्लस 3/2, तो 29/2 धन 3/2 32/2, यानी आंसर 16 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे फिर सही कर लीजिएगा, कहा गया प्रतीक सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर Rs 1980 ईच, यानी कि प्रत्येक को 1980 में बेचता है। कहा गया ही गेट्स 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, 10% लॉस ऑन सेकेंड, सो हाउ मच इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको ध्यान देना है कि अगर एक वस्तु को x% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरी वस्तु को x% लॉस पे बेचता है, और दोनों का जो SP है वो सेम है, दोनों के लिए सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, तो आपको पता होना चाहिए ओवरऑल लॉस होता है कितने परसेंट का, x²/100% का। यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, यानी 1% का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर ईच नहीं होगा तो फिर ये प्रश्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पहले के क्रय मूल्य को 10A माने, दूसरे को क्रय मूल्य को 10B माने, पहले को 9A में बेच रहे हैं, दूसरे को 11B में बेच रहे हैं, और दोनों का जो सम है वो 1980 है। अब आपको बताना है ओवरऑल लॉस, या ये CP है, ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो CP आपका 10A + 10 भी है, सेलिंग प्राइस 9A + 10 11 भी है। अब आप देखिए अगर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा A - B का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि A बड़ा है B बड़ा है ये भी नहीं पता। दूसरी चीज़ अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जाओगे तो ये प्रॉफिट या लॉस है, बटे क्रय मूल्य करोगे तो 10A + 10 भी बचेगा, और गुणे 100 करोगे तो यहाँ पे A + B, यहाँ पे A - B, जो कि कटेगा नहीं, फिर A और B की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ये फिर निकल नहीं पाएगा। कहा गया द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्या है वो 9 और 15 है। कहा कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल टेंजेंट ऑफ स्मॉलर, ये बहुत आसान सा प्रश्न होता है। कहा गया जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है वो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, यानी कि ये 9 दिया गया, ये 15, ठीक है। और कहा गया कि कॉर्ड की लंबाई निकालें, आपको पता है ये कितना है 15 है, क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या। आपको पता है ये कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो परपेंडिकुलर होता है। ये 9 हो गया, 15 हो गया, कितना हो जाएगा, देखो ये 12 हो जाएगा, यानी आधा भाग 12,
आपको पता है पूरा कितना हो जाएगा 12 दूना 24, क्योंकि आपको पता होगा जो परपेंडिकुलर होता है इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो 12 ये है तो 12 ये भी, यानी टोटल 24 हो जाएगा। कहा गया फादर्स एज एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ इज इक्वल टू सन्स एज एट प्रेजेंट। कहा गया कि बेटे के पैदा होने के टाइम जो बाप की आयु थी, ठीक है, वो उतनी ही थी जितनी सन की वर्तमान आयु। यानी सन की अगर वर्तमान आयु एक्स माने तो सन की जब वर्थ हुआ था तो बेटे की आयु कितनी, पिता की आयु कितनी थी, एक्स वर्ष। आपको पता है कि एक्स वर्ष का अभी सन हो गया और एक्स वर्ष पहले यानी ये पैदा हुआ होगा तब बाप की आयु एक्स थी, यानी बाप की आयु अभी कितनी होगी 2x, राइट। तो एक साल पहले अगर एक्स थी तो अभी कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि 5 ईयर्स एगो सन्स एज वाज 15, 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5 बराबर 15 है, यानी x बराबर 20 है। तो आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी कि 20 20 40। अच्छा प्रश्न था। tan है 20/21, आपको पता है 20, 21 और 29 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आपको 1 प्लस साइन है माइनस कॉस है, यानी 1 प्लस साइन है 20/29 माइनस कॉस है यानी कि 21/29/1 माइनस साइन है यानी 1 माइनस 20/29 और प्लस 21/29, इसी की वैल्यू निकालें। यानी आपको बन रहा है ऊपर 1 माइनस 1/29 और 1 प्लस 1/29, यानी कि आपका हो जाएगा 28/30 यानी कि 14/15, राइट। ये तो हो जाएगा, बस सॉल्व करना है। कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 900, व्हेन अ गर्ल बॉट दिस आइटम शी गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 900 की वस्तु 10% डिस्काउंट यानी 810 यानी 90% की पड़ी होगी, विच शी डिड नॉट फाइंड अप्रोप्रिएट, देन शी वाज गिवन 10% मोर डिस्काउंट। 10% मोर डिस्काउंट यानी कि फिर 90% में बेचेगी, ठीक है। तो मतलब कि 90 का ऑलरेडी डिस्काउंट वो ले चुकी है और फिर 10% का डिस्काउंट यानी कि 81 का फिर डिस्काउंट लेती है, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया। कहा गया फाइंड द अमाउंट दैट गर्ल गिव्स द शॉपकीपर, यानी कि 810 में से 81 कम, यानी हम कह सकते हैं कितने का बेचते होगी, ये आपका हो जाएगा 729 रुपये का। अब आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं 10% का सक्सेस कितना हो जाएगा 10 + 10 माइनस 10 इंटू 10/100, यानी कि 19% का डिस्काउंट दे रही है। 19% का डिस्काउंट यानी 81% पे बेचेगी और 900 का 81%, 900 का 1% 9 तो 81%, 81 × 9 यानी 729 रुपये। ये देखो कहा गया 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0, यानी ये लिखा हुआ है a³ + b³ डिवाइडेड बाई a² + b² माइनस a। आपको पता है a³ + b³ क्या होता है, a + b इंटू, ये मैं लिखे दे रहा हूँ a² + b² माइनस ab, और नीचे लिखा हुआ a² + b² माइनस ab, यानी ये कट जाएगा, ये आपको बचेगा a + b यानी 0.8 + 0.6 यानी 1.4। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये ट्रेन अराइव्स एट द राइट टाइम एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कर लीजिएगा, यानी एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर जाती है तो राइट टाइम पे पहुँचती है। अगर इफ़ इट टेक्स 2/5 ऑफ टोटल टाइम टू कवर 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, सो एट व्हाट स्पीड शुड द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर टू रीच एट द टाइम। कहा कि अगर वो 2/5 हिस्सा लेती है समय का 2/3 दूरी ट्रेवल करने में, तो बची हुई दूरी किस स्पीड से जाए ताकि हम टाइम पे पहुँचे। देखो आप सबसे पहले आप टोटल टाइम मान लो 5 घंटे का, 5 घंटे का अगर टोटल टाइम है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 48 × 5, यानी कि वो कितना 240 घंटे का 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अब आप देखिएगा 2/5 हिस्सा टोटल टाइम का, 2/5 हिस्सा यानी कि 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है, 2/3 हिस्सा यानी कि 160 किलोमीटर, ठीक है। 2 घंटे में 160। अब बचा कितना है, आपको पता है कि टोटल समय कितना लेना है, टोटल समय 5 घंटे लेने, यानी 3 घंटे उसके पास बचे हैं। और दूरी कितनी बची है, 240 चलनी थी, 180 चल चुकी है, यानी कि 8 चलनी है, 80 किलोमीटर चलनी है, 80 किलोमीटर चलनी, 3 घंटे में 80 जानी है, यानी कि वो कितने की स्पीड से चले तो राइट टाइम पहुंच जाएगी 80/3। समझ आया। आप देखिएगा हमने कहा 48 की स्पीड से मान लो 5 घंटे चलती है तो 240 दूरी हो गई। अब 5 घंटे चलती, कहा गया इसके 2/5 टाइम में यानी 2 घंटे में 2/3 दूरी तय करती है, यानी 240 का 2/3 यानी 160 ट्रेवल करती है, यानी अभी उसके पास 5 घंटे में से 5 घंटे वो चलती है, टोटल 2 घंटे वो ऑलरेडी चल चुकी है, यानी 3 घंटे बचे हुए हैं। 240 दूरी तय करनी थी, 160 चल चुकी है, यानी 80 और बची है, यानी वो कितने की स्पीड से जाए तो टाइम पे पहुंच जाएगी 80/3। तो ये थे तीनों शिफ्ट के प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों। हालांकि इस प्रश्न में कई सारे गलत प्रश्न भी थे, जिसका मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझा देना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन फिर भी समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो 19 अप्रैल का जो CHSL का पेपर है वो बचा है, उसके बाद मैं फिर सारे एक्सपेक्टेड मिक्स्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। इससे पहले आप CHSL, CGL मेन, CPO, फेज 8, IBACIU के शॉर्ट पेपर शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज और बहुत सारे टॉपिक पे अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं।
आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। CGL CPO सबके सॉल्व पेपर्स के टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज के, और आप ये भी देख सकते हो कि कैसे कम समय में करें, वो सारी चीज़ें भी बता रखी हैं। तो कई सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। गुड लक, पढ़ते रहें, लव।